नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी का टेस्ट नंबर 22। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने 21 टेस्ट लगा लिए हैं, 21 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, सभी चैप्टर्स से हम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं दोस्तों। सभी मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर के जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही रामबाण है, सारे क्वेश्चन सारे वीडियोस, तो जा करके जरूर देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही सेलेक्टेड और दोस्तों महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के वीडियो उनको भी जाके जरूर देखिए। और दोस्तों रोजाना हम कंटेंट की क्लास भी कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हिंदी व्याकरण से रोजाना 7 बजे हमारी कंटेंट की क्लास भी आती है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। उसमें दोस्तों हम 5 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। इस बार दोस्तों हम एक वर्दी जरूर लेके रहेंगे, एक सीट अपनी जरूर कंप्लीट करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, हिंदी व्याकरण से मॉक टेस्ट नंबर 22। ठीक है दोस्तों, 30 क्वेश्चंस का रहेगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। घ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी वर्णमाला से है दोस्तों। वर्णमाला का कंप्लीट वीडियो हमने तैयार किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। एक ही वीडियो में आपको पूरी वर्णमाला दोस्तों हमने कंप्लीट की है, तो ज़रूर देखिए। वहाँ से आपको क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हिंदी वर्णमाला से, तो ज़रूर देखिएगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, मूर्धा, तालु या फिर दंतोष्ठ? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। घ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंठ। ठीक है, घ ध्वनि जो है ये हमारी कंठ से बोली जाती है, इसका जो उच्चारण होता है वो दोस्तों कंठ से होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम तो दोस्तों क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, हमारे क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, क, ख, ग, घ और दोस्तों अण, इन सभी का उच्चारण हमारा कंठ से ही होता है। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ से हमारा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में हमारे जो व्यंजन होते हैं वो दोस्तों 33 होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 ही हमारे अंतस्थ होते हैं, और दोस्तों 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें हमें स्पर्शी व्यंजनों की, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है हमारी दोस्तों 25। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ये सभी जितने पांचों वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं, इनको मिलाकर के 25 वर्ण होते हैं हमारे दोस्तों, जो कि आपके स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो क वर्ग भी हमारा स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? सही शब्द पूछा है दोस्तों हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? ठीक है, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर का दोस्तों निचोड़ लेकर के आ रहा हूँ। प्रत्येक चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को क्लियर करते चल रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हमारा होगा तो हम सारे क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, गारंटी है 37 में से 37 क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन का जो हमारा ये टारगेट है ये पूरा कर लिया। ठीक है, सभी टेस्ट आसानी से इंपॉर्टेंट हैं, सभी टेस्ट आप लोग जरूर लगाइए। ठीक है, आसानी से करिए, सभी को, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, परीक्षा। परीक्षा जब लिखेंगे हम दोस्तों तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग धन उ, ग और उ मिलकर के दोस्तों क्या बनेगा? ग धन उ से निर्मित रूप है दोस्तों, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? छोटी वाली मात्रा ऊ की, ये गु बनेगा, या गु बनेगा, गी बनेगा, या फिर गे बनेगा? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गा धन ऊ मिला करके कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा,
क्या बनेगा, गु बनेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बड़ा ऊ है। ठीक है, बड़ा ऊ है तो इसकी मात्रा जो आएगी वो बड़ी ऊ वाली आएगी गे पे। ठीक है, अगर छोटा ऊ होता तो ए ऑप्शन हो जाता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डंडा शब्द है। डंडा शब्द जो है ये दोस्तों किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डंडा शब्द है दोस्तों, तो दोस्तों डंडा जो शब्द है ये दोस्तों हमारा देशज शब्द है। कैसा है दोस्तों? देशज शब्द है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द हिंदी में भारत की स्थानीय भाषा से लिए गए हैं वही हमारे दोस्तों देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थानीय भाषा के, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा के आसपास के हम अपनी क्षेत्र में बोलते हैं वही हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के तो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हम रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग करते हैं तद्भव कहलाते हैं। विदेशज शब्द जो दोस्तों विदेशी भाषा के हैं, विदेशी भाषा के वे शब्द जो हम अपनी हिंदी में प्रयोग करते हैं बोलचाल में, उन्हीं को हम दोस्तों विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डंडा जो है ये आपका देशज शब्द है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिएगा। कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सभी को आप इंपॉर्टेंट हैं, सभी को नोट डाउन करते रहिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। री जो है हमारी दोस्तों ये, इसको दोस्तों वर्णमाला में क्या स्थान दिया गया है? स्वरों में, व्यंजनों में, द्विगुण व्यंजनों में या फिर संयुक्त व्यंजनों में? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। री जो है दोस्तों ये हमारी वर्णमाला में इसको कौन सा स्थान दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। री जो है दोस्तों ये हमारी स्वरों में इसका स्थान है, स्वर है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, किस में दिया गया है स्थान? स्वरों में दिया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्वरों की संख्या जो है हमारी दोस्तों 11 होती है। हास्य स्वर, ये दोस्तों हमारा जो स्वर है ये हास्य स्वर के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, हास्य स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वही हमारे हास्य स्वर होते हैं। हास्य स्वरों की जो संख्या होती है दोस्तों वो 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और दोस्तों री, ये हमारे 4 होते हैं हास्य स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो उनकी संख्या दोस्तों हमारी 7 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और दोस्तों औ। ठीक है, ये हमारे 7 होते हैं। ठीक है, इनको भी आप याद रखिएगा। तो हमसे पूछा है री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, तो दोस्तों स्वरों की श्रेणी में आते हैं, ये स्वर में स्थान दिया गया है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुलाब, अंगूर, पौधे या फिर चावल? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंगूर, अंगूर का दोस्तों गुच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अंगूर का गुच्छा जो होता है वो हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिन संख्या शब्दों से किसी समूह का बोध हो वही हमारी दोस्तों समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और दोस्तों द्रव्यवाचक, ये हमारी 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो समूहवाचक संज्ञा पूछिए हमसे, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंगूर। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट जरूर लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि यही एटिज क्वेश्चन, यही जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वही आपकी परीक्षा में आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनसे इर्द गिर्द ही घूमेगा, और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक, अभी हमने समूहवाचक संज्ञा डिस्कस की, तो समूहवाचक में और भी एग्जाम्पल दे सकता है। ठीक है, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे कॉन्सेप्ट मतलब समूहवाचक संज्ञा के बारे में हमको नॉलेज है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो तो हम आसानी से वहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी तो उसमें आसानी से लगा देंगे। ठीक है, तो ज़रूर तैयार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस हमारा टारगेट है, उत्तर प्रदेश पुलिस में हम वर्दी लेकर ही रहेंगे। इस बार बहुत ही सुनहरा मौका है, तो जाने मत दीजिए हाथ से, लगे रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का, जो, वे, कौन या फिर आप? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण जो है ये हमारा दोस्तों कौन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न करने पर जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है दोस्तों उन्हीं को हम प्रश्नवाचक कहते हैं, जहाँ पर प्रश्न का बोध हो। कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे बाहर कौन आया है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, प्रश्न कर रहे हैं, इस तरीके का बोध हो, वहीं पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कौन, क्या, क्यों, ये सभी जो होते हैं हमारे सर्वनाम होते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो दोस्तों 6 होते हैं, हमने डिस्कस किया है। आप लोग वीडियो देखिए, सर्वनाम की कंप्लीट वीडियो डाला है कल ही। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और दोस्तों प्रश्नवाचक, ये 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है नीता कपड़े धोती है। वाक्य में क्रिया है, क्रिया पूछिए दोस्तों, किस प्रकार की क्रिया है। नीता कपड़े धोती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, कौन सी है इसमें, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। ठीक है, कर्म के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वही हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्रिया का जो फल होता है वो दोस्तों कर्म पे पड़ता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में, जैसे ये क्वेश्चन, अगर कोई वाक्य है, जैसे ये है नीता कपड़े धोती है, अगर मैं पूछूं क्या करती है, क्या धोती है, क्या का प्रश्न करूं मैं, अगर हमें आंसर मिले, उत्तर मिले क्या का प्रश्न करने पर, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर उत्तर ना मिले, क्या का क्वेश्चन करने पर उत्तर ना मिले, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ नीता कपड़े धोती है, तो अगर मैं क्वेश्चन करूँ क्या धोती है, तो हमें उत्तर मिल रहा है कपड़े धोती है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहचान है सकर्मक और अकर्मक की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हरीश में कौन सी संधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरीश में कौन सी संधि है, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हरीश में दोस्तों कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें दोस्तों दीर्घ संधि है। ठीक है, हरीश में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि दो सजातीय अथवा या दोस्तों हम बोल सकते हैं स्ववर्ण। ठीक है, दो सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं, उन्हीं को हम दोस्तों दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आ और आ मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है हमारा हरीश है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरिधन ईश। क्या हो जाएगा दोस्तों, हरिधन ईश। तो इसमें दोस्तों हमारा छोटा ई प्लस इसमें बड़ा ई मिलकर के क्या बनना है, बड़ा बनना है, दीर्घ बनना है। ठीक है, तो इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और दोस्तों अयादि संधि। संधि जो होती है हमारी टोटल वो 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चंस कैसे रहे, मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आया या नहीं, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए वीडियो के लिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जो भी कंटेंट डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरा अगर प्रयास आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है आपको कि मैं आपके सपने पूरे करने में थोड़ा भी हेल्प कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 10 है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ ध्वनि नहीं है, ये पूछा है हमसे, वे, बे, रे या फिर ले। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है, 4 होती है, ये, रे, ले, वे। ठीक है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं 4। ठीक है,
तो अंतस्थ व्यंजन हमसे पूछा है, अंतस्थ व्यंजन इनमें से नहीं है, तो हमारा बै जो है, ये जो बै है ये हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। ये दोस्तों हमारा स्पर्शी व्यंजन है। कैसा है दोस्तों? ये हमारा स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। जो अभी हमने बताया कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, तो ये रे लैब है, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। हमसे पूछा है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, संधि के मुख्य भेद हैं दोस्तों। संधि के मुख्य भेद कितने हैं? 2, 5, 4 या 3? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों संधि जो होती है वो हमारी मुख्य रूप से 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, याद रखिएगा, और दोस्तों विसर्ग संधि। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की हमारी संधियाँ होती हैं। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द पूछा है। हिंदी में दोस्तों हमारे 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक तो हमारा स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। ठीक है, 2 प्रकार के ही लिंग पाए जाते हैं, दया, घटना, जड़ता या फिर बुढ़ापा। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों बात करें हम पुल्लिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा जो है ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? ये दोस्तों हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कैसा है? पुल्लिंग है। दया, घटना और जड़ता, ये तीनों हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? बात करें दोस्तों हम समास की, तो समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, अब तक, दादा। ठीक है दोस्तों, अब तक, दादा, ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए। आ से अव्ययभाव समास, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधार, दा से द्विंद्व और फिर दा से द्विगु समास। ये 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। एक ही सेंटेंस है, अब तक, दादा, इससे आप 6 समासों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास है, अकाल से पीड़ित। तो इसमें दोस्तों कर्ण कारक की विभक्ति से का लोप हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो अगर हम इसको बोलें तो ये हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, लेकिन हमसे केवल इसमें तत्पुरुष ही पूछा है, तो हम यही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, अकाल से पीड़ित। तो दोस्तों इसमें से विभक्ति का लोप हो रहा है, कर्ण की से विभक्ति का लोप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कारक जो होते हैं वो दोस्तों हमारे 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्याय नहीं है? हमसे पूछा है दोस्तों शिव का पर्याय। ठीक है, शिव का पर्यायवाची नहीं है, महादेव, चक्रपाणी, पशुपति या फिर शंकर। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों। 17 और 18 तारीख में आपका एग्जाम है फरवरी में, तो आप लोग बिल्कुल भी रेस्ट मत कीजिए, ढंग से अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपको 37 में से 37 क्वेश्चन जरूर मारने हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चक्रपाणी। ठीक है दोस्तों, चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है ये हमारा विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, किसका है? विष्णु का पर्यायवाची है। महादेव, पशुपति और शंकर ये तीनों ही हमारे शिव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था पर्याय नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? संयुक्त वर्ण पूछा है हमसे, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? छ, त्र, गे या फिर री। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, री। री जो है दोस्तों ये हमारा एक स्वर है। ठीक है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो दोस्तों 4 होती है। ठीक है, छ, त्र, गे और दोस्तों श्रय, ये श्रमक वाला श्रय, ये हमारे 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें हम दोस्तों इनके संयुक्त की, तो छः जो है ये हमारा किन 2 शब्दों से बनकर के मिलता है? तो दोस्तों ये कै, धन, शय, ये इनसे बन करके मिलता है। त्रय है दोस्तों हमारा, त्रय बनता है
तय धन रै से बनता है। गे है दोस्तों हमारा, गे जो बनता है ये दोस्तों जय धन ये ऐसे बनता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों श्रेय जो है हमारा, श्रेय ये वाला श्रमिक वाला श्रेय ये जो बनता है दोस्तों ये से और रे से बनता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुल संख्या पूछिए तो संयुक्त वर्णों की 4 होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अनुकूल का विलोम शब्द है। अनुकूल का विलोम शब्द पूछा है, प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूलन या फिर सनुकूलन, सनुकूल। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुकूल का जो विलोम होगा वो दोस्तों प्रतिकूल होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रतिकूल। ठीक है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मक या फिर शुद्धोधन। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य होता है उसके लिए हम दोस्तों शुद्धोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्धोधन। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है संलग्न शब्द में संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। संलग्न, संलग्न में दोस्तों उपसर्ग पूछा है, सन, सम, श या फिर शंक। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उपसर्ग वे शब्दांश जो दोस्तों शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वही हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, सम, इसमें दोस्तों हमारा सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है संलग्न में। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों मुहावरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत क्वेश्चन मुहावरे से बनते हैं। आप लोग पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सभी एग्जाम्स में मुहावरे भर भर के पूछे गए हैं। तो मुहावरों को अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, जैसे हमारा हिंदी सब्जेक्ट ईजी है, थोड़ी सी मेहनत करने पर आप 37 में से 37 करके आओगे हिंदी में, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। इसी प्रकार से हमारे मुहावरे बहुत ईजी होते हैं, समझना होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे ये डेली के रूटीन में अपनी लाइफ में भी यूज होते रहते हैं, है ना, बोलचाल में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, घुटने टेक देना। मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ क्या होगा, आत्मसमर्पण करना, घुटने केवल बैठना, गिड़गिड़ाना या फिर घुटने का टूटना। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आत्मसमर्पण करना। ठीक है, आत्मसमर्पण करना, घुटने टेक देना। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है। बताइए, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर रूपक। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अर्थालंकार के अंतर्गत नहीं आता है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार जो है ये अर्थालंकार के अंतर्गत नहीं आता है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक ये तीनों ही आपके अर्थालंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार जब काव्य में एक ही शब्द बार बार आए, वहीं पर दोस्तों एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न रहे, वही आपका यमक अलंकार हो जाता है। अर्थालंकार जहाँ दोस्तों काव्य में अर्थ के कारण आकर्षण उत्पन्न हो, वही हमारा अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, है ना, वही हमारा क्या हो जाता है, शब्दालंकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शब्दालंकार होगा, ये जो यमक अलंकार है ये शब्दालंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है उत्तंड मार्तंड क्या है। उत्तंड मार्तंड दोस्तों क्या है। समाचार पत्र है, नाटक संग्रह है, महाकाव्य है या फिर निबंध संग्रह है। बताइए क्या है दोस्तों ये। तो दोस्तों उत्तंड मार्तंड जो है ये दोस्तों समाचार पत्र है। क्या है दोस्तों हमारा, ये समाचार पत्र है। ठीक है, ये समाचार पत्र है और कैसा है दोस्तों, ये
साप्ताहिक हिंदी का समाचार पत्र है जो कि प्रथम था हमारा, ठीक है, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसलिए 30 मई को हम हिंदी पत्रिका दिवस भी मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 30 मई 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये साप्ताहिक हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा का आरंभ किससे होता है? भाषा का जो आरंभ है दोस्तों किससे होता है? शब्द से, ध्वनि से, अर्थ से या फिर स्वरूप से? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्वनि। ठीक है, भाषा का जो आरंभ होता है वो दोस्तों ध्वनि से होता है, क्योंकि सर्वप्रथम जब बच्चा ध्वनि, अर्थात दोस्तों इसको हम वर्ण भी बोलते हैं, बच्चा जो होता है वो अक्षर का उच्चारण ही करना सीखता है सबसे पहले। ठीक है, तो भाषा का जो आरंभ होता है वो दोस्तों ध्वनि से होता है या फिर वर्ण से होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? ये जो कोटेज है दोस्तों किसका है, किसने दिया है? गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन दोस्तों किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा? बताइए किसने कहा है, ये पंक्तियां किसकी हैं, किसने लिखा था ये कोटेज? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों, गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह जो कथन है दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है दोस्तों, अंतस्थ वर्ण पूछा है हमसे, क ख ग घ य र ल व श श श है या फिर ने ने अण या ने? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन जो है हमारे ये, रे, ले, व, ये हमारे चार जो है अंतस्थ व्यंजन है। कैक है, कैक है, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है और कंठ व्यंजन भी बोलते हैं इनको, कंठ से होता है इनका उच्चारण। श ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, इनकी भी संख्या 4 होती है। और दोस्तों अणय, ने और अणय ये हमारे जो है ये नासिक के वर्ण है, ये पंचवां अक्षर भी बोलते हैं इनको। ठीक है, वर्ग के जो 5वें अक्षर होते हैं, ठीक है, इनको पंचवां अक्षर भी बोलते हैं, नासिकीय वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है हमसे अंतस्थ वर्ण, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है दोस्तों, भिन्न अर्थ किसका है? दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है दोस्तों, तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज या फिर व्याघ्र? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तुरंग, तुरंग जो है ये दोस्तों, तुरंग शब्द का जो अर्थ होता है ये दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। ठीक है, और दोस्तों आपका मृगेंद्र हो गया, मृगराज हो गया और दोस्तों व्याघ्र हो गया, ये आपके सभी किसके हैं? ये आपके शेर के पर्यायवाची हैं, इनका अर्थ दोस्तों शेर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, तुरंग दिए हुए शब्द में दोस्तों भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पूछा है दोस्तों हमसे, तत्सम है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हमसे पूछा है दोस्तों तत्सम शब्द, स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोंपड़ियों या फिर आज़ादी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सम शब्द वे शब्द दोस्तों, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के तो हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोंपड़ी और आज़ादी शब्दों में दोस्तों श्रद्धा जो शब्द है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रद्धा जो है ये हमारा दोस्तों तत्सम शब्द है। ठीक है, कैसा है? तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर हम इसका तद्भव बनाए तो क्या होगा? शाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाद। तो ए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा या फिर आंखें? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शाम हो गई, रात हो गई,
आंखें बंद हो गईं, है ना, तो यहाँ पर गई आ रहा है वो आपकी स्त्रीलिंग हो जाएंगे सभी। ठीक है, कलेवा जो है, कलेवा दोस्तों ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, जबकि अन्य सभी हमारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, शाम, रात और आंखें ये हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। कलेवा जो है ये हमारा दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। तो हमसे पूछा है स्त्रीलिंग नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है। हमसे पूछा है दोस्तों काल, कुसुम घर गई, इस वाक्य में दोस्तों कौन सा काल है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत या फिर संदिग्ध भूत। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कुसुम शाम को घर गई। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक सामान्य भूत वाक्य है ये। क्रिया के जिस रूप से बीते समय का निश्चित ज्ञान हो उसे दोस्तों हम सामान्य भूत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से बीते समय का निश्चित ज्ञान हो उसे दोस्तों हम सामान्य भूत कहते हैं। ठीक है, कुसुम घर गई, यहाँ पर दोस्तों क्रिया के बीते समय का समय जो है निश्चित पता चल रहा है हमें कि शाम को घर गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसा है, सामान्य भूत। ठीक है, वीडियो हम दोस्तों क्वेश्चंस की एंड की तरफ चल रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के लिए ही प्रयुक्त होता है। दर्शन, मन, पराठा या फिर सितार। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, दर्शन। ठीक है, दर्शन जो है ये ऑलवेज बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे प्रभु के अभी अभी दर्शन हुए, तो हुए क्या है, बहुवचन के रूप में आता है। दर्शन सदैव दोस्तों बहुवचन में ही प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ये वाक्य दोस्तों कैसा है। संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक या फिर विस्मयवाचक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मेरी आप लोगों के लिए कामना है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इच्छावाचक। मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, एग्ज़ाम में आप लोग पास हों, वर्दी मिले, टेस्ट पास करें, आप लोगों को जॉब मिले, ये मेरी इच्छा है। ऐसी मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह एक इच्छावाचक वाक्य है दोस्तों। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है, वही हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चंस कैसे रहे बिल्कुल सभी लोग जरूर बताना क्वेश्चंस कैसे रहे। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट कैसा रहा कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी भाई सभी बहन ईमानदारी से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। 8:30 बजे रोजाना जुड़िए क्लास से, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। 7 बजे आपकी थ्योरी की क्लास आती है, उसको भी देखिए। और दिन में 11 बजे हमारी जीके की क्लास आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं उसमें मैंने आज 50 क्वेश्चंस, उनको भी देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।